अब हम इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, और वो कैसे प्रोसीड करेंगे कि अब हमारे पास देखो दो तरह के हीमोग्लोबिन आ गए। एक हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास HbA, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? HbA, जो उसको हम हीमोग्लोबिन एडल्ट या वाइल्ड टाइप बोलते हैं, या जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। क्या है हमारे पास? नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, HbA इसको बोलते हैं। एक बात और याद रखो, मतलब ये थोड़ा सा जो इसको कह सकते हो कि एडिशनल एक चीज बता रहा हूं कि हीमोग्लोबिन बेसिकली तीन तरह का है, ठीक है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो तीन तरह का है। सबसे पहले जैसे बच्चा पैदा होता है, जब उसकी पैदाइश होती है आफ्टर डिलीवरी, उसके खून में भी हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं HbF। क्या बोलते हैं? HbF, फीटल हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल। ये मरने वाला फीटल नहीं है, ये हमारे पास जो बच्चे के लिए, फीटस के लिए जो यूज होता है वो वाला फीटल है। तो HbF है हमारे पास जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद तकरीबन 6 हफ्ते तक, 6 वीक्स तक, ये हमारे पास क्या होता है, जब मतलब बच्चा कोई 1.5 महीने तक होता है, उसके खून में हीमोग्लोबिन हमारे पास होता है HbF। क्या होता है? HbF। उस 6 वीक्स के बाद इस HbF को रिप्लेस करता है हमारे पास HbA। क्या? हीमोग्लोबिन A जिसको बोलते हैं, वो उसको रिप्लेस करता है। और एक हमारे पास इसकी एक और टाइप है जिसको हम HbA2 बोलते हैं, सब यूनिट 2, ठीक है, HbA2। तो ये दो है हमारे पास। ज्यादातर हमारे पास HbA है, थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब अगर पूरे रेड ब्लड सेल में 98% हमारे पास HbA है, तो 2% हमारे पास HbA2 होगा। ये दोनों एडल्ट कंडीशंस में है, जबकि HbF हमारे पास क्या है, वो फीटस के अंदर होता है हमारे पास 6 वीक्स तक। 6 हफ्ते बाद HbA जो है वो HbF को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। अब हीमोग्लोबिन किसके अंदर है? हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर होता है ना। किसके अंदर होता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर एक हीमोग्लोबिन होगा। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब यहां पे ये चीजें मैं थोड़ी सी वो बताना भूल गया हूं। HbA जो है, इसमें डिफरेंसेस क्या है इन तीनों में? HbA जो है उसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती है, HbF में भी 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, HbA2 में भी 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। फर्क क्या आता है कि जो HbA है, जो नॉर्मल हमारे पास हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर 2 अल्फा की हैं, 2 बीटा की हैं, जिसका मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। HbA2 जो है, कौन सा वाला? HbA2, उसके अंदर भी 2 अल्फा होती है। क्या होती है हमारे पास? 2 अल्फा, लेकिन उसके साथ 2 हमारे पास बीटा नहीं होती, 2 हमारे पास गैमा होती है। क्या होती है? गैमा। इसी तरह जो HbF है उसमें भी 2 अल्फा होती है, लेकिन अगली जो 2 है वो बीटा और गैमा नहीं होती, वो एक तीसरी टाइप हो जाती है, ठीक है। वो थोड़ी सी इसमें चेंजिंग, तो चेंजिंग क्या आती है? इन बीटा ग्लोबिन जीन्स में। किस में आती है? बीटा ग्लोबिन जीन्स में। तो याद रखें, जो सबसे प्रोमिनेंट सिकल सेल एनीमिया है वो कहां पे चेंजिंग आती है? बेटा में। किस में? बेटा में हमारे पास चेंजिंग आती है। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो चाहे उसमें म्यूटेशन हो चुकी हो, किस वाली? म्यूटेशन हो चुकी है बीटा ग्लोबिन जीन में, लेकिन पहले 1.5 महीने में पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर हमारे पास HbF होता है। कौन सा होता है हमारे पास? HbF होता है। और HbF जो है वो उसमें बेटा चेंज होते ही नहीं है, वो अभी आए ही नहीं है वो वाले चेंज, तो इसमें हमारे पास डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। जब ये रिप्लेस कर रहे होते हैं, जब बच्चा 1.5 महीने से आगे जाता है, तो फिर उसके बाद उसमें सिकल सेल एनीमिया वाले सीन सारा शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हमें उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? HbA हमारे पास, जिसमें बेटा चेंज है, वो उसको रिप्लेस कर रही है। तो ये तो हो गया हमारे पास थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन। वापस हम आते हैं आरबीसीज की तरफ, ठीक है। आरबीसीज में नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होगा। किसको कैरी कर रहा होगा? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होगा। लेकिन याद रखना, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, नॉर्मल है तो इट्स मीन कि वो आमतौर पर हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोफिलिक। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, चाहे उसके साथ ऑक्सीजन हो या ना हो, वो क्या होगा हमारे पास? वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। क्या होगा? सॉल्युबल। लेकिन जब ये वाला हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है, उसमें ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ जाता है। क्या है? वेलिन आ जाता है। तो जब इसके अंदर वेलिन होगा, जो नॉर्मल है वो HbA है, जो हमारे पास सिकल सेल वाला है इसको HbS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HbS, मतलब हीमोग्लोबिन सिकल सेल। तो ये हमारे पास HbS है। अगर HbS वाला हीमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर पड़ा हुआ है, तो जब वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होगा, देखो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होगा तो फिर तो ठीक है, वो मतलब कैरी कर लेता है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन
कहाँ जाती है, टिश्यूज में जाता है ना, ब्रेन की तरफ जाता है, लिम्स की तरफ जाता है, स्टमक की तरफ जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड फैल रहा होता है, बेसिकली ऑक्सीजन को फैलाया जा रहा होता है। तो वो जो HbS है, जो हीमोग्लोबिन सिकल है, वो भी हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है, करता है अब उसको डिपॉजिट कर देता है कहीं पे, उसको लूज कर देता है। बिलफर्स ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए तो उसने ऑक्सीजन वहां पे पहुंचा दी, उसने लूज कर दी। उस लूज होने के बाद जब ये हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल हो, क्या हो, ये वाला हो, नॉर्मल बंदा हो, तो उसमें ये हीमोग्लोबिन दोबारा से ब्लड के अंदर जो वाटर है उसमें सॉल्युबल हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन वो हीमोग्लोबिन अगर हो हमारे पास सिकल वाला, तो ये हीमोग्लोबिन दोबारा से सॉल्युबल नहीं होता बल्कि इनसॉल्युबल हो जाता है। अब पता चल रहा है कि हाइड्रोफोबिक या वेलिन का सिस्टम कहां पे आके अब इफेक्ट कर रहा है, यहां पे, कि दोबारा से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। क्या नहीं होता? सॉल्युबल नहीं होता। तो बिलफर्ज ये इस एक हीमोग्लोबिन ने हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज की, सॉल्युबल नहीं हुआ। एक दूसरा हीमोग्लोबिन था, उसने भी ऑक्सीजन रिलीज की, वो भी सॉल्युबल नहीं हुआ। तीसरा हीमोग्लोबिन था, उसने भी ऑक्सीजन रिलीज की, वो भी सॉल्युबल नहीं हुआ। यहां तक तो बात ठीक थी। इसमें एक और चीज आ जाती है कि ये आपस में स्टिकी है। जो HbS हीमोग्लोबिन S है, एक तो वो इनसॉल्युबल होता है जब ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। उसके बाद ये आपस में पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि जो HbS के हमारे पास ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो आपस में मिलके बड़ा सा यूनिट, एक पॉलीमर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पॉलीमर बना देते हैं। अब इस पॉलीमर का सीन क्या है? जब नॉर्मल कंडीशन में हो, मतलब ऑक्सीजन काफी ज्यादा मिल रही है, तो फिर तो इसका कोई खास मसला नहीं आता सिकल सेल एनीमिया में, मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। मसला तब आता है जब हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो, कंडीशन क्या हो, डीऑक्सी हो जाए। डीऑक्सी का मतलब क्या है? ऐसी कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो। जैसे कोई बंदा हाइकिंग के लिए जा रहा है पहाड़ों में, तो वहां पर ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है, तो वहां पे फिर मसला शुरू हो जाता है सिकल सेल एनीमिया वालों के लिए। या अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। स्ट्रेस की कंडीशन में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हम क्या है कि हमारे पास जब HbS है, जब उसके साथ ऑक्सीजन है, तो वो तो ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। लेकिन जब उसको दोबारा इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये पॉलीमर्स आपस में क्या कर लेंगे? पॉलीमराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पॉलीमराइजेशन। और इस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन करते करते क्या करेंगे? ये जो हमारे पास स्फेरिकल जो डोनट शेप का रेड ब्लड सेल है, उसमें पॉलीमराइजेशन की वजह से अब स्ट्रेचनेस आ जाएगी, मतलब वो फैलता जाएगा, वो उसकी शेप जो है वो चेंजिंग होती जाएगी। तो वो इसका मतलब एग्जांपल कैसे है कि अब वो जिस गुब्बारे में तुम लोगों ने पानी भरा था, क्या भरा था? पानी भरा था। उस पानी में अगर साथ में तुम लोग छोटे छोटे से कंकर, या उस पानी की जगह आप तुम लोग बर्फ के टुकड़े डाल दो, छोटे से कंकर डाल दो, तो वो अपनी शेप में फिर ज्यादा चेंजिंग नहीं ला सकता, बल्कि उस गुब्बारे की शेप ही चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन आता है, तो उसकी पॉलीमराइजेशन होती है, और इस पॉलीमर्स की वजह से क्या होगा हमारे पास कि इसकी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी शेप में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, और वो डोनट शेप से हमारे पास किस शेप में आना शुरू हो जाता है? क्रीसेंट या फिर सिकल शेप में आना शुरू हो जाता है। वो जो रेड ब्लड सेल्स है वो इस शेप में हो जाता है। किस शेप में? पहले ये था, अब वो इस शेप में आ गया। किसकी वजह से? ये जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन हुई है हीमोग्लोबिन की। ये जो हीमोग्लोबिन S है, जो हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, उसकी पॉलीमराइजेशन की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी सेल की शेप में चेंजिंग आ गई है, और वो जो रेड ब्लड सेल का सेल है वो हमारे पास सिकल की फॉर्म में चला गया। किसकी फॉर्म में चला गया? सिकल की फॉर्म में चला गया। तो हमारे रेड ब्लड सेल की सेल्स जो सेल की शेप है वो टोटली चेंज हो गई है। वो क्या हो गई है? टोटली चेंज हो गई। ये तो एक बात, ये तो अभी हम ये पता चले कि सिकल सेल क्या है हमारे पास? सिकल सेल। लेकिन अभी हमने बात की कि जब हीमोग्लोबिन है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो HbS हो, उसके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये अनीमिया कैसे हो जाता है, खून की कमी कैसे हो जाती है? उसकी एक और रीजन है, वो रीजन समझो। ठीक है, ये जो हमारे पास सिकल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ये वाला सिकल सेल है। ये सिकल सेल कैसे बना वो मैं बता दी कि इसमें जो हीमोग्लोबिन S वाले जो पॉलीमर्स है वो कैसे पॉलीमराइजेशन के बाद उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की चेंजिंग की वजह से ये जो सिकल सेल है
उसकी एक तो लाइफ कम हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइफ। मतलब आम जो रेड ब्लड सेल्स है वो तकरीबन 120 डेज तक होता है, उसके बाद खून रिप्लेस होता है। 3-4 महीने बाद हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल रिप्लेस हो रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास सिकल सेल रेड ब्लड सेल है उसकी हमारे पास 10 to 20 डेज हो जाती है। मतलब 120 से कम होकर 10 से 20 दिन में हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। अब इसका काम क्या है कि जो हमारे पास डी शेप रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें से हीमोग्लोबिन निकालकर उनको तोड़ दिया जाता है। वो अलग से जो स्प्लीन के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोसेस है वहां पे हम उसको समझेंगे। लेकिन वो स्प्लीन क्या करता है, वो जो क्रीसेंट शेप के रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे पास खराब रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको किल करना शुरू कर देते हैं, उनको ब्लड से निकालना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? निकालना शुरू कर देता है। तो अब देखो खून में दो काम हो रहे हैं। एक तो जो हमारे पास आरबीसी नॉर्मल शेप था वो जा रहा है क्रिसेंट शेप में, हमारे पास सिकल शेप में जा रहा है, और ऊपर से स्प्लीन उस सिकल शेप वाली चीजों को निकाल रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो आरबीसीज की काउंट है, मतलब आरबीसीज कम होना शुरू हो जाएंगे। जो नॉर्मल आरबीसीज है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे पास क्रिसेंट शेप में है, सिकल शेप में है, और उनको भी कुछ अरसे बाद 10-20 दिन बाद स्प्लीन उनको भी जाया कर देता है। तो इसकी वजह से हमारा रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाता है नॉर्मल वाला, और हमें हो जाती है खून की कमी। तो यहां से हमारे पास एनीमिया वाला कंसेप्ट उठाता है कि ऐसी खून की कमी जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप में आ जाए। किस शेप में आ जाए? सिकल शेप में आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। इससे होता क्या है, इस बीमारी से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला है एनीमिया का है, खून की कमी रहती है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट पेन है, या इसमें सिर्फ चेस्ट पेन नहीं है, जहां जहां खून पहुंचाया जाता है अगर वहां पे खून ना पहुंचे दर्द उठना शुरू हो जाते हैं। उसको पेन क्राइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन क्राइसिस। एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं। एक्यूट क्राइसिस क्रॉनिक का मतलब क्या कि ये कुछ देर के लिए भी हो सकते हैं, मतलब कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं, और लंबे अरसे तक भी हो सकते हैं, कई दिनों तक के लिए भी हमारे पास ये पेन क्राइसिस हो सकते हैं। तो ये बात होगी, ये इसकी कुछ है। उसके बाद फीवर और फटीज और ये सारी चीजें तो होती रहती है। अनीमिया है, चेस्ट पेन है, ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद और क्या है हमारे पास? इन्फेक्शन जो होती हैं हमारे पास, क्या है, जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा हमें हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? इन्फेक्शन हमें बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्योंकि ये काम ज्यादातर बच्चों में हो रहा होता है तो उनकी जो ग्रोथ है वो डिले हो जाती है। डिलेड ग्रोथ, या प्यूबर्टी में भी वो अगर आम हालात में वो 13-14 साल में जा रहे तो वहां पे 18-20 साल लेगा प्यूबर्टी में पहुंचने के लिए। तो वहां पे ये सारा कुछ डिले हो जाता है, और ये सारे सिम्टम्स है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया का। अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो सीधी सीधी डेथ है। क्या है हमारे पास? डेथ है। तो ये सारी चीजें, ये जितनी कितनी बड़ी बीमारी है, ये सारी बीमारी कहां से आई? जस्ट 1 पॉइंट म्यूटेशन एट पोजीशन नंबर 6, जहां पे एडेनिन की जगह थायमीन आ गया था। क्या आ गया था? एडेनिन की जगह थायमीन आ गया था। उसकी वजह से पोजीशन नंबर 6 पे हमारे पास प्रोटीन के अंदर ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ गया। क्या आ गया? वेलिन आ गया। उस वेलिन की वजह से, अब देखो, इससे जो हमारे पास वेलिन के आने से हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हमारे पास बीटा और अल्फा जो है वापस में हीम ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे। मसला आता है इस वेलिन की वजह से, जो हमारे पास HbS है, जो हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, उसकी सोल्युबिलिटी पे फर्क पड़ जाता है। वो ऑक्सीजन को रिलीज करने के बाद दोबारा से वाटर में सोल्युबल नहीं होता, बल्कि आपस में पॉलीमर्स बनाता है। वो पॉलीमर्स अगर ऑक्सीजन सही से मिल रही हो, कंडीशन अच्छी हो, तो वो तो छोटे छोटे पॉलीमर्स इतने ज्यादा मसला नहीं करते। लेकिन अगर ऑक्सीजन डिप्रीव्ड कंडीशन आ जाए, जैसे कोई हाइक कर रहा है, माउंटेन में जा रहा है, कोई हमारे पास बहुत ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई, बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो गया, ब्रेकअप वगैरह हो गया, जो भी इमोशनल स्ट्रेस बंदा ले लेता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वहां पे फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन जितना ज्यादा कम होगा उतने ज्यादा पॉलीमर बनेंगे। उन पॉलीमराइजेशन की वजह से हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो प्यारे प्यारे से डोनट से शेप से निकल के क्रीसेंट शेप में या सिकल शेप में आ जाता है। तो उसकी वजह से होता है मसला। एक सबसे बड़ा मसला जो है वो बीच मैंने नहीं बताया, आखिर में बताने का मकसद ये है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद हमने फिर दूसरी बात नहीं करनी। वो मसला क्या है, शुरू में हमने यही से किया था
एक कैपिलरी है, ये एक हमारे पास एक छोटी सी वेन है या कैपिलरी है या आर्टरी है, उसके अंदर जब नॉर्मल हमारे पास क्या जा रहा था, आरबीसी जा रहा था, तो उस नॉर्मल आरबीसी के जाने की वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल था, सोलुबल था, जा रहा था, अपने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, नहीं कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये पॉलीमर जाएंगे, क्या जाएंगे, ये जो पॉलीमर जाएंगे, जब उस आरबीसीज के अंदर पॉलीमर्स होंगे, जो सिकल सेल आ जाएगा, अब ये सिकल सेल इसमें जा रहा है, ठीक है, अब ये सिकल सेल उस कैपिलरी के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगाएगा, कैपिलरीज की वॉल्स पे क्या करेगा, छोटे छोटे से कट लगाएगा, जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे इंटरनल जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर इस सिकल सेल्स के जाने की वजह से उनके वॉल्स पे छोटे छोटे से कट लगते हैं, क्या लगते हैं, कट लगते हैं। तो जब कट लगते हैं तो हमारा एक सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें क्लॉटिंग सिस्टम आता है, क्या आता है, क्लॉटिंग सिस्टम, लिकोसाइट्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो लिकोसाइट्स क्या करते हैं, वो लिकोसाइट, जैसे कि यहाँ पे कोई भी कट लगता है तो कुछ दिनों बाद, कुछ वर्ष बाद वहां पे छोटे छोटे से डार्ट की सूरत में वो कट दोबारा से भर जाता है। तो यहाँ पर भी वो क्लॉटिंग सिस्टम जो है वो इस कट को, ये जो हमारे पास एक जैसे ब्लेड से कोई कट लग गया, यहाँ पे स्क्रीसेंट ग्रांथि की वजह से, स्क्रीसेंट सेल की वजह से, सिकल सेल की वजह से इंटरनल कट लगते हैं कैपिलरीज के अंदर, तो वहां पे छोटे छोटे से दोबारा से क्लॉटिंग फैक्टर मिलके उस कट को क्या कर रहे थे, फिल कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक दो कट नहीं लगते, जहां जहां से वो सिकल सेल गुजरेगी वहां पे कट लगते जाते हैं, और वहां पे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे वो जख्म भरने की वजह से जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो जमाना होना शुरू हो जाते हैं, और इससे क्या होगा, हमारे पास वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या है कि एक तो इसमें ये तंग पड़ जाएगी, क्या पड़ जाएगी, ये जो खून की नाली है ये तंग हो जाएंगी अंदर से, जब ये तंग होगी तो जब यहां से फिर दोबारा से ब्लड गुजरेगा तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बीपी हाई होने के चांसेस हैं। एक बात ये, फिर इस तरीके से जब यहाँ पे ये हमारे पास अब कोई भी नया जख्म है, जब वो भर रहा होता है, अगर उसको थोड़ा सा भी हम कोई टच करते हैं तो हमें पेन महसूस होता है, क्या महसूस होता है, पेन, दर्द होता है। इसी तरीके से उन वेन्स के अंदर, उन आर्टरीज के अंदर, उन कैपिलरीज के अंदर से जब दोबारा ब्लड जा रहा होगा, तो क्योंकि ये जख्म अभी जो छोटे छोटे काट हैं ये दोबारा भर रहे होते हैं, तो जब उनसे कोई चीज गुजरती है, टच करती है, तो वहां पे पेन रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं। क्या एक्टिव हो जाते हैं, पेन रिसेप्टर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उन पेन रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से हमें क्या होते हैं, पेन क्राइसिस होते हैं, में दर्द होता है, मुसलसल दर्द होता है। इसी तरीके चेस्ट में पेन हो सकता है, जहां जहां पर भी ब्लड की कमी हो जाती है वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो पेन क्यों होता है, वो इस रीजन की वजह से होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। कोशिश की कि बुक में जहां जहां जो जो कॉन्सेप्ट था वो भी साथ इंक्लूड किया, और कुछ ऐसी बातें थी जो किसी बुक्स में नहीं थी लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी थी, वो भी इंक्लूड किया। तो होप्स आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में इसके बाद किसी लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इजाजत दो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।